शवनीता, शाहिद, साउंड क्लियर है? यस सर। गुड मॉर्निंग अरिजीत। गुड मॉर्निंग सर। Okay. अच्छा देखो, तो फिर आज स्टार्ट करना था, स्टार्ट नहीं, कंटिन्यूएशंस करेंगे। लीडरशिप में कुछ पॉइंट्स बाकी, तो उस पॉइंट को एक बार डिस्कस कर देना चाहिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है लीडरशिप में। उसका कंप्लीट ओवरव्यू लास्ट क्लास में आप लोगों को मिल गया था, मतलब लीडरशिप क्या है, कितना तरह का लीडरशिप हो सकता है, उसका अलग अलग एग्जांपल्स। फिर उसमें आप लोगों को शायद सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफी कुछ डिस्कशंस हुआ था क्लास में। किसी किसी ने सवाल भी पूछ रहा था, मैं जितना जानता हूँ मैं कोशिश कर रहा था जब बोलने का। ठीक है सर, ग्रेट लीडर थे इसलिए बात हो रहा था, तो लीडरशिप में लीडर का बात तो होगा। आज कुछ और इम्पोर्टेंट एरिया है एज पर दी लीडरशिप टॉपिक, तो चलो मैं उसको आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक बार देख लो स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। स्क्रीन शेयर है सर, बोलिएगा। यस सर। हाँ सर। ओके, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि बेस्ड ऑन ऑथोरिटी रिटेंट, अलग अलग ऑथोरिटी जिस तरह से रिटेन होता है उसके बेसिस में लीडरशिप को हम लोग नॉर्मली कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ठीक है, फ्री रेन और लेसिएज फेयर, कंसल्टेटिव एंड परसुएसिव, ये तो आपको याद है। ठीक इसी के बेसिस में आगे जाके हम लोग ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन को हम लोग डिटेल्स में देखे थे। फिर हम लोग पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल को भी डिस्कस किए थे। फिर हम लोग लेसिएज फेयर एंड फ्री रेंज स्टाइल को भी डिस्कस किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, अभी आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा एक एरो टाइप में, बेस्ड ऑन टास्क वर्सेस पीपल एम्फासिस। बेस्ड ऑन टास्क वर्सेस पीपल एम्फासिस मतलब कितना काम का प्रेशर है लीडरशिप में, मतलब कितना काम करना पड़ता है लीडरशिप लेके। ऐसा तो नहीं ना सर, लीडर वो थोड़ी ना होते कि जो सिर्फ बोलते रहते हैं और खुद कुछ नहीं करता। बॉसी टाइप लीडर थोड़ी ना होता है, वैसा नहीं होता। लीडर जो एक्चुअल में होता है ना, उसके अंदर बॉसी एटीट्यूड थोड़ा बहुत हो सकता है, बट वो खुद काम भी करेगा। ये आजकल हम लोग कहीं पर किसी दुकान में जाते हैं, ऐसे देखते हैं ना, बंदा बैठा हुआ है चुपचाप और फिर अपना जो एम्प्लॉय है उनको मतलब एक तरह से डोमिनेट करके ए ये करो वो करो, इस टाइप का करते हैं। दे आर नॉट लीडर, दे जस्ट फील दैट कि उनके पास पैसा है, उनके पास बिजनेस है, और तो वो एम्प्लॉइज को कैसे भी तरह ट्रीट कर सकता है, बिकॉज उनको ऐसा फीलिंग आता है कि उनके कारण एम्प्लॉय का चलता है। बट वो एक चीज भूल जाते हैं कि जब एम्प्लॉय नहीं आता है ना, तब ऑर्गेनाइजेशन का क्या हालत झेला होता है। बात समझ में कुछ आ रहा है सर? ऐसे लोग तो आप लोग जरूर देखे होंगे, दुकानदार, ऐसे दुकानदार देखे कि नहीं देखे सर, जो दुकान में कुछ नहीं करता, सिर्फ पैर के ऊपर पैर उठा के बैठे रहते हैं और एम्प्लॉइज को सिर्फ ऑर्डर करते हैं। एम्प्लॉय ऑर्डर जरूर लेगा, बट खुद को भी कुछ चीजें ना सामने आके करना चाहिए। और वैसा दुकान सर हमेशा टॉप लेवल में पहुंचते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ सर। लेकिन क्या है ना, आजकल किसी को थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाए, इंसान का एरिया ऑफ मतलब सोच बहुत ही छोटा है। थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो उसको अपने आप को लीडर समझने बैठता है। बात पैसा का नहीं है, बात एटीट्यूड का है और बात टास्क का है। तो बेस्ड ऑन टास्क वर्सेस पीपल एम्फासिस में अगर आप देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग टास्क को बहुत ही ज्यादा एम्फासिस कर रहे हैं और किस चीज को? पीपल को। तो इसके अगर आप देखो कि लो हाई लो हाई, अब ये लो हाई क्या बताएगा आपको? अगर हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क, ध्यान दीजिएगा सर, कैरेक्टर भी समझ में आ जाएगा। हाई रिलेशनशिप लो टास्क मतलब इस तरह का रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप बहुत हाई है किसके साथ? एम्प्लॉइज के साथ, बट वो बंदा काम बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह का काम है। ये भी एक उपाय है सर, मतलब वो ज्यादा कुछ खुद नहीं करता, बट सबके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि बाकी सब कोई मिलके उनका काम कर देता है।
तो दिस इज ए सपोर्टिंग स्टाइल। क्या बात को समझ में आ रहा है सर? इट्स अ सपोर्टिंग स्टाइल, हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क। मतलब जो लीडर होगा वो अकेला बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, जो लीडर होगा वो अकेला बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, बट उसका जो एटीट्यूड है उसमें वो, जैसे कि आप एक लीडर का नाम मुझे अब याद आ रहा है, जैसे कि अपना गूगल का सुंदर पिचाई, आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुंदर पिचाई एकदम काम नहीं करते, बट इसका रिलेशनशिप एटीट्यूड जो है ना सर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अल्फाबेट दैट इज गूगल, जानते हो सर आप लोग इनको? मेरे मुंह से भी बहुत बार देखे हो और आप लोग पहले से भी जानते हो, मैं जानता हूँ। करेंटली ग्रेट लीडर इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गूगल, आज पूरा दुनिया भर में गूगल का हेड है ये। तो करेंटली 48 इयर्स एज है, इसका एनुअल सैलरी जो है सर 20 लाख यूएस डॉलर का। इंडियन बंदा है, इंडिया से ही पढ़ाई लिखाई किया है, बट इसका जो मेन है कि ये रिलेशनशिप को बहुत अहमियत देता है। मैं जितना इनको सुनता हूँ, मैं बार बार देखता हूँ कि ये लोगों से काम कैसे करवाना होता है ना, इस पे ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? सुंदर पिचाई के बारे में जब मैं बोल रहा हूँ, कनेक्ट कुछ कर पा रहे कि नहीं मुझे जरा बताइएगा। सपोर्टिंग स्टाइल, हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क, मतलब वन ऑफ द एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। दूसरा है सर पार्टिसिपेटिव स्टाइल। पार्टिसिपेटिव स्टाइल में कुछ ऐसे हो सकते हैं, हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। पार्टिसिपेटिव में क्या होगा, मतलब बंदा खुद भी बहुत सारा काम करेगा और उनका रिलेशनशिप अपना टीम के साथ बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। मतलब वो भी मेहनत करेगा और अगले को भी मेहनत करने के लिए वो ऑटोमेटिकली मतलब क्या करेगा सर, मोटिवेट कर देगा। हाई रिलेशनशिप हाई टास्क, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप सर। एक होता है सर लो टास्क लो रिलेशनशिप। मतलब इसमें मैं कैसा बताऊं आपको, लो रिलेशनशिप लो टास्क, जैसे जैसे कि सबको ही मिलके काम करेगा, ये भी एक स्टाइल है, फ्री रेंज। मतलब बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में बात नहीं बनेगा, इसमें इसका हम लोग आपको बात कर सकते हैं। गूगल का जो हेड है, मतलब जो गूगल का आपको गूगल का जो इन्वेंटर है लैरी पेज, मैं लैरी के बारे में एक बार बात करता हूँ आपको। यही है कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने गूगल को बनाया, ठीक है। इज अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड द को-फाउंडर्स ऑफ द गूगल अलोंग विद सर्जी ब्रिन, ठीक है। तो इनका भी जो एटीट्यूड है ना, इनका एटीट्यूड आप कुछ इस तरह का समझ सकते हो। मतलब ये इस तरह से लोगों से काम ले लेता है कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देता, और एक फ्री रेंज स्टाइल यूज करते हैं जिसमें सब कोई अपना अपना इनोवेशंस को यूज कर सकता है। तभी तो आप एक देखो ना, मतलब इन्होंने ये मॉडल अपना के जिस तरह से इन्होंने गूगल पे सुंदर पिचाई को लीडर बना दिया। आप एक चीज देख रहे हो, ये आज गूगल का लीडर नहीं है सर, गूगल ने इन्होंने गूगल को बनाया, बट गूगल का पूरा लीडरशिप किसके हाथ में है? हेलो, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? आज गूगल का पूरा लीडरशिप सुंदर के हाथ में है, पिचाई के हाथ में। सर समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे, बोलिएगा सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ट्रिकीनेस है मे भी यहाँ पर, बट पॉइंट में ही बोलना चाह रहा हूँ कि फ्री रेंज में क्या है ना, मतलब जो लीडर होते हैं वो जो भी उनके साथ है ना, उनके बीच में से ना सबको ना एक अलग अलग लीडर बना देता है। जैसे यहाँ पर सुंदर पिचाई भी एक लीडर बन गया, सारजी बिन भी देर वहां पर है, और भी काफी सारे लोग जो भी गूगल में काम करते हैं ना, सभी के अंदर ना कुछ इनोवेशन है और उसको वो बाहर निकल के लाते हैं। तो इसमें टास्क भी लो है, रिलेशनशिप भी लो है, बट फिर भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप क्लास चलता है, बिकॉज इसमें रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सबका अपना लीडरशिप में एक इनोवेशंस लाके ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ग्रो करना। जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट को भी देख सकते हो। आज आप माइक्रोसॉफ्ट को देखो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल का ही एग्जांपल है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखो तो माइक्रोसॉफ्ट का हेड में कौन बैठा है, कौन बताएगा? सत्य नादेल्ला, है ना, ये भी एक अनदर इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिया का ही पढ़ाई लिखाई है इनका, ठीक है। ये आज बिल गेट्स, काफी उम्र हो गया उनका, बट उन्होंने देखो सत्य नादेल्ला के ऊपर काफी सारा, मतलब सीईओ है करंटली माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। मतलब इनके ऊपर काफी सारा मतलब काम देके, मतलब फ्री रेंज स्टाइल में करो, जिस जैसा आपको ठीक लगता है माइक्रोसॉफ्ट को चलाने के लिए, आप माइक्रोसॉफ्ट को बनाओ। तो ये भी एक स्टाइल है। रिलेशनशिप इज लिटिल बिट, बहुत डेप्थ जरूरी नहीं है, बट मतलब रिलेशनशिप में तो हाई रिलेशनशिप में काम करते थे आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उनका रिलेशनशिप अपने लीडर, मतलब अपने फॉलोअर्स के साथ बहुत ही हाई लेवल का था। तो वो भी एक स्टाइल था। अगर आप कभी भी गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे,
वहां पर आपको सुभाष बोस का लीडरशिप स्टाइल के ऊपर कुछ भी, आप भी ना आयन इंडियन नेशनल आर्मी का कुछ लोग अभी भी जिंदा है, तो वो लोग ना मतलब इंडियन सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में आईएनए में काम करते थे, तो उनका कुछ वीडियोस वायरल भी है रिसेंटली, आप चाहो तो देख सकते हो कि वो अभी भी कैसे याद करते हैं। तो वो भी एक है हाई रिलेशनशिप वाला। अच्छा, तो ये था फ्री रेन एंड ऑटोक्रेटिक, ये तो आपको समझ में आ गया ना सर। ऑटोक्रेटिक का एग्जांपल आप ही लोग बता दो। हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। हेलो, हाँ बोलो हिटलर, हाँ वेरी गुड सर। बहुत काम खुद भी करते हैं लेकिन लोगों के साथ रिलेशनशिप ज्यादा नहीं रखता है, ठीक है। ऐसा कुछ रिसेंट ट्रेंड का कुछ ऐसे लीडर के बारे में मैं आपके सामने बोल सकता हूँ। रिलेशनशिप बहुत लो है बट टास्क बहुत हाई है। बता सकते हो रिसेंट ट्रेंड का? सर इनको जानते हो? कौन है ये? किम जोंग उन, जानते हो सर इनको? हाँ सर। ये किम जोंग नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है, थर्ड सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। इनका रिलेशनशिप अपने कंट्री के लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, इवन जो भी इनका टीम है इनके साथ भी अच्छा नहीं है। ये देखो न्यू लीडरशिप स्टाइल इनका। एक लीडरशिप जुलाई 2000 किम जोंग शोड अ चेंज इन कल्चरल पॉलिसी फ्रॉम हिज फादर बाय अटेंडिंग ए ब्रांड कॉन्सेप्ट। मतलब ये थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप को डेवलप करने का, बट इतना भी नहीं कर पाया। इसका पापा तो भयंकर टाइप का काम करता था। मतलब नॉर्थ कोरिया में ऐसा रूल चलता है कि मतलब वहां पर सांस लेने के लिए भी ना परमिशन लेना पड़ता है, सांस भी लेना है तो परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा भयंकर टाइप में गवर्नमेंट को रन कराते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत लो है। ऐसा और भी है आपको, मतलब जैसे और एक भयंकर टाइप का किम जोंग तो फिर भी जो बोलते हैं वही करते हैं। आप इनको जानते हो सर? जी जी जिनपिंग, इनको जानते हो? कहाँ का है ये? चाइना का है। चाइना का जो करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, politician who have served the general secretary of the Chinese Communist Party and chairman of the Central Military Commission since 2012 and president of the People's Republic of China since 2013। ये एक अनदर एक ऐसा एक लीडर है जो पूरा चाइनीज पब्लिक को एकदम मतलब उसके मतलब नीचे ऐसे रखना होता है, ये पता है इनको। ये रिसेंटली इनके साथ जैक मा का एक बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जैक मा को जानते हो सर आप लोग? हेलो, ये सब बीच में गायब हो गया था। हाँ बिजनेस टाइकून है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है एशिया का। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर अंबानी है वैसे चाइना में ये है, और एशिया में ये नंबर 1 स्पॉट काफी बार लिया है जैक मा, ठीक है। ये देखो सर, जैक मा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ जा रहा था। मतलब देखो बिजनेसमैन है तो गवर्नमेंट रूल के अगेंस्ट में जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि इसको घरबंदी होना पड़ा। मतलब ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। चाइनीज बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर्स एंड फिलान्थ्रोपिस्ट, बहुत ही अच्छा इंसान है, बट चाइनीज गवर्नमेंट का इतना दबाव है। ये देखो ना क्या बोल रहे हैं, जैक मास एंड रीचेस एग्रीमेंट विद चाइना रेगुलेटर्स ऑन ओवरऑल। ये कल का ही खबर है। जैक मास एंड ग्रुप रीचेस एग्रीमेंट विद चाइना's रेगुलेटर्स टू टर्न इनटू फाइनेंशियल होल्डिंग। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर होल्डिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे भी करके ना जैक मा पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो कुछ कंपनी का आईपीओ को लेके प्रॉब्लम है, शेयर मार्केट में लिस्टेड वगैरह लेके, तो वो सब डिटेल्स मैं आपको कभी बताऊंगा। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि इसमें प्रॉब्लम है कि जी जिनपिंग जैसे लीडर है ना, ये रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता। ये खुद भी हाई टास्क करते हैं, मिलिट्री जनरल है, आप समझ सकते हो। मतलब लोगों को एकदम दबा के, मतलब चाहे कितना भी बड़ा हुआ, मतलब जैक मा जैसे इतना बड़े बिजनेस लीडर, इनको भी ये टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट से हटा दिया। चाइना का टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट से हटा दिया। कौन? जी जिनपिंग का गवर्नमेंट। सर आप लोग कुछ कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं पा रहे? मैं कुछ इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा है, लेकिन ये सब आज की डेट में बहुत बड़ा करंट अफेयर्स भी है, समय के साथ साथ चल रहा है। और लीडरशिप स्टाइल में एक बहुत बड़ा बात है सर, समझ में आ रहा है आप सबको? प्लीज मुझे बताइएगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा। हेलो सर, बोलो। यस सर, आ रहा है। ओके, समन्विता साहिल क्लियर हो रहा है ना पूरा का पूरा? यस सर। तो चलो, बेस्ड ऑन टास्क वर्सेस पीपल एम्फासिस में कितना तरह का होता है ये एक आपको आइडिया मिला। उसका मैं कोशिश किया रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने उठाने का, पूरा दुनिया भर में कौन सा कंट्रीज में कैसे चल रहा है। रिसेंटली म्यांमार में क्या हुआ ये खबर भी होगा आप लोगों के पास? हेलो सर, म्यांमार का खबर पता है ना सबको?
बार्मा, हेलो, बार्मा में क्या हुआ खबर है किसी को? नहीं है सर? नो नो सर। सर बार्मा में गवर्नमेंट गिर गया सर, मिलिट्री कैप्चर कर लिया, बहुत भयंकर हालत है। तो वेरी यूनाइटेड नेशंस में बड़ा ये चल रहा है और बार्मा का सिचुएशन भी नॉर्मल नहीं है, बहुत भयंकर हालत में है बार्मा। ये देखो, ठीक है, म्यांमार में प्रॉब्लम ये हुआ रिसेंट में, एकदम 3 दिन पुराना बातें हैं, मिलिट्री लगा के बार्मा को पूरा का पूरा बार्मा को ले लिया। एक सेकंड, बार्मा लिखने से नहीं आ रहा, एक्चुअली वो लोग ना नाम भी चेंज किया अपना, म्यांमार कर दिया। ये देखो, म्यांमार, बिडेन कॉल्स ऑन म्यांमार मिलिट्री टू रिलिंक्विश पावर, मतलब वो चाहते हैं कि जिस तरह से मिलिट्री ने म्यांमार का जो प्रॉब्लम को मतलब क्या किया ना, वो मिलिट्री शासन ले लिया। ये म्यांमार का सान सू की, ये वहां का मतलब पीएम था, प्रेसिडेंट था, ऑंग सान सू की, इकोनॉमिक्स में नोबेल लॉरेट भी है ये, ठीक है, मतलब म्यांमार में डेमोक्रेसी को लाने के लिए इन्होंने लाया, बट इनको अरेस्ट कर लिया मिलिट्री ने, ठीक है, इनको अरेस्ट करके वहां का पूरा डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है मिलिट्री का कि मतलब जो मतलब म्यांमार में ना बात बात पे झगड़ा चलता रहता है, बात बात में, ठीक है, मतलब इतना झगड़ा होता रहता है, सिविल वॉर में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इधर का एक सिविल ग्रुप दूसरे सिविल ग्रुप के साथ, मतलब वहां पर चाइनीज थोड़ा बहुत मतलब बुद्धिस्ट कंट्री है नॉर्मली, तो कुछ चाइनीज कम्युनिटीज भी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज भी है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये एथनिक ग्रुप देख रहे हो ना, कितना सारा एथनिक ग्रुप है, बामर, शान, करेन, रखाइन, चाइनीज, इंडियंस, मॉन एंड अदर्स, ये सबके साथ सबका ना एक प्रॉब्लम है, ऐसे सबसे ज्यादा तो बुद्धिज्म में है वहां पर, बट वहां पर इस्लाम, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वहां पर ना करेंटली जो प्रॉब्लम है, वो वहां का लीडरशिप को दोष देना भी मतलब बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज इतना ज्यादा सिविल वॉर प्रॉब्लम चल रहा है कि ये चांसो की जितना भी पीस करने का कोशिश कर रहा है वो नाकामी हो रहा है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को थोड़ा समय देना है, मिलिट्री पावर बहुत खराब बात है, बिकॉज मिलिट्री शासन में पब्लिक का कोई जोर नहीं चलता, वो एकदम मतलब हमेशा ना उसको मतलब नीचा होके ही चलना पड़ेगा, वेरी, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, अब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओ ना, सिविल वॉर्स बीइंग ए कांस्टेंट फीचर्स ऑफ म्यांमार सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, और ऐसे सिचुएशंस में बहुत मुश्किल पड़ रहा है। रिसेंट डेट में क्या हुआ देखो, ये देखो, ये रिसेंट बात है सर, द एनएलडी ओन द 2020 म्यांमार जनरल इलेक्शन ऑन 8 नवंबर इन अ लैंडस्लाइड अगेन विनिंग सुपर मिलिट्रीज इन बोथ हाउसेस मेजॉरिटीज, द आर्मी फ्रॉड द थ्रेटन टू टेक एक्शंस इन अर्ली मॉर्निंग 1 फरवरी 2021, मतलब जस्ट 4 दिन पहले द पार्लियामेंट वाज सेट टू कन्वेन the Tatmadaw, Myanmar's military detained state councillor Aung San Suu Kyi and other members of the ruling party. The military handed power to military chief Min Aung Hlaing and declared a state of emergency for 1 year, and which they will have another election. 1 साल तक मिलिट्री चलेगा ये दावा कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है सर कि ऐसा बात अच्छा नहीं है, उसको नॉर्मल हालत में वापस लाया जाए, बट ये क्या है ना, एक कंट्री का पर्सनल मामला है, आप बहुत ज्यादा बाहर का प्रेशर, अब देखना पड़ेगा कि क्या चलेगा, मतलब लीडरशिप कहीं ना कहीं फेलियर है और उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो सर दुनिया भर में लीडरशिप क्या इंपॉर्टेंट जगह रखता है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है। तो म्यांमार का ये लेटेस्ट था एकदम, ये रिसेंटली 1 तारीख को हुआ है, जो लीडरशिप के साथ बड़ा कनेक्टेड पॉइंट था। ओके सर, नेक्स्ट चलो, बेस्ड ऑन assumption about people, based on assumptions about people, MC ग्रेगर थ्योरी, MC ग्रेगर थ्योरी ये गजब थ्योरी है लीडरशिप में, एक है थ्योरी एक्स, एक है थ्योरी वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोल सकता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये जो MC ग्रेगर है ना, MC ग्रेगर इन्होंने लीडरशिप पे 2 थ्योरी बनाया, एक थ्योरी का नाम दिया थ्योरी एक्स, दूसरा थ्योरी का नाम दिया थ्योरी वाई। अब ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में फर्क कितना है, ध्यान से देखना। थ्योरी एक्स क्या बता रहा है, दे डिस्ट्रस्ट पीपल एंड बिलीव इन क्लोज सुपरविजन एंड टाइट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। कुछ समझ में आ रहा है सर, बोलिएगा। दे डिस्ट्रस्ट पीपल, बिलीव इन क्लोज सुपरविजन एंड टाइट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, मतलब ये हमेशा लोगों को ये जो सिस्टम है थ्योरी एक्स, जैसे कि कौन सा कंट्री का एग्जांपल ले सकते हो, ये सिर्फ कंट्री नहीं सर, आप अपनी आंखों के सामने स्कूल में भी देखे होंगे, कॉलेज में भी देख रहे होंगे
या फिर आप बहुत सारे जगह में देखोगे जहां पर गवर्नमेंट या फिर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी हमेशा दबाव डालते हैं। जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए भी एक इस तरह का चलता रहता है ना, मारो बच्चा को, मारो, मार पीट के सिखाओ उनको, ये भी एक तरीका होता है पढ़ाने का। हेलो, आप लोग मेरा बात कनेक्ट कर पा रहे हो सर? यस सर। मतलब ये एमसी ग्रेगर का थ्योरी समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें समझना पड़ेगा जो रियल लाइफ में आपके साथ भी मे भी हुआ हो। अगर आप बचपन में ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते थे तो फिर आपका मतलब घर से जो भी टीचर्स था या स्कूल में जो भी टीचर्स थे उनको कहा जाता था सर मारिएगा, इतना मारिए और डरा के रखिए हमेशा, ठीक है। तो जैसे उस दिन मुझे एक जन फोन किया, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है काफी, तो फोन करके ही बोल रहे हैं कि उसका बच्चा को क्लास कराना है शेयर मार्केट का। तो मेरे को लास्ट में बोलते हैं कि बहुत टफ रहिएगा इनके साथ। हाँ, तो फिर मुझे बात पसंद नहीं आया। अब मैं किसके साथ टफ रहूं या किसके साथ इजी रहूं तो मेरे कैरेक्टर पे डिपेंड करता है ना। अब आप अपने बच्चे को संभाल नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि आपने थ्योरी एक्स लगाया। आप मेरा बात समझ रहे हो सर? उन्होंने अपने बच्चों के साथ थ्योरी एक्स लगाया, उनका बच्चा फेलियर हो रहा है अपने फील्ड में क्योंकि उनका पापा को लग रहा था कि वो उनके जैसा सब कुछ कर लेगा। बात समझिएगा, पापा 30 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बच्चा को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के पीछे भाग रहा था। जरूरी नहीं कि बच्चा के अंदर वो वाला गुण था, या फिर बच्चा के अंदर चार्टर्ड वाला में भी अगर उसके अंदर कैरेक्टर होता भी ना, वो बाहर नहीं निकला क्योंकि उसके दबाव में तो कुछ भी नहीं निकलता ना। तो ये भी एक लीडरशिप तरीका है, दे डिस्ट्रस्ट पीपल एंड बिलीव इन क्लोज सुपरविजन। हर बात में रोक दो, हर बात में रोक दो। अगर आप किसी को हर बात में रोकोगे, टोकोगे या फिर जरूरत से ज्यादा छूट भी दे दोगे, वो भी बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्लोज सुपरविजन एंड टाइट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, हमेशा नहीं करना होगा, ये करना होगा, ये भी एक तरीका है लीडरशिप का। बट पॉइंट है दिस इज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है, अब ये आप ही चूज करो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाओगे। मतलब देयर इज ए वे, कंट्री को चलाने का भी वे होता है सर। आप चाइना या साउथ कोरिया जैसा भी चला सकते हो, लेकिन आप क्या बोलो, साउथ कोरिया ज्यादा अच्छा, मतलब नॉर्थ कोरिया का सिस्टम ज्यादा अच्छा है या फिर जापान का सिस्टम ज्यादा अच्छा है? दोनों ही पास पास नहीं है। ये देखो, ये है नॉर्थ कोरिया एंड दिस इज जापान, एंड जस्ट फील दैट कि हाउ जापान कंट्रोल देयर पीपल। हेलो सर, आज दुनिया में जापान अपने आप को किस तरह से बिल्ड किया है? चाइना भी एक तरीका है, लेकिन इंडिया भी एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पर लोग खुल के बात कर सकते हैं सर, यहाँ पर लोग अपना एक्सप्रेशन जाहिर कर सकते हैं। आप कभी चाइना में जाओगे ना, अगर कुछ भी आपके मन में है आप बोलते हो ना, सपोज मानो कि यहाँ पर बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उसको जिम्नास्टिक करना ही पड़ेगा मैंडेटरी, चाहे आपका शरीर मतलब जिम्नास्ट के लिए है या नहीं है। आपका मन है ड्राइंग करना, आपको कोई ऐसा मौका नहीं देगा कि ड्राइंग करना है। आपका मन है आर्टिस्टिक कुछ करना, नहीं, जो बोला है वही करना है, आपका मन मर्जी कुछ नहीं चलेगा। बट इंडिया जैसे कंट्री में बहुत पुण्य करने से जन्म मिलता है कि यहाँ पर आप अपने इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड, ठीक है, इट्स डिपेंड कि आप कौन सा जगह में हो और उसका अपना लीडरशिप स्टाइल कैसा है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी खुला छूट है सर, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इनोवेशन इसीलिए इतना ज्यादा है, दुनिया का टॉप इनोवेशन, आज वर्ल्ड का टॉप कंपनीज लाइक एप्पल, लाइक कोई भी बड़ा कंपनीज आप देख लो, अगर आप किसी को एक खुला छूट देते हो ना, उसमें आपको सच में बड़ा कंपनी देखने को मिलेगा। उसमें आपको एप्पल देखने को मिलेगा, उसमें आपको गूगल देखने को मिलेगा, उसमें आपको आईबीएम देखने को मिलेगा, उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलेगा। क्या नाम मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा सर बोलते बोलते। मतलब आज के डेट में जितना भी मॉडर्न है उसमें आपको अमेजन देखने को मिलेगा, उसमें आपको वॉलमार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज दुनिया का जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं ड्यू टू इनोवेशन, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, नॉर्मल इनोवेशन हो, सभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रहे हैं। बिकॉज सर द लीडरशिप स्टाइल, एजुकेशनल स्टाइल। अब ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मैटर है, मुझे लगता है कि एक कंट्री को, अब इंडिया भी उसी रूट में करंट डेट में, एक टाइम था इंडिया भी टॉप लेवल बहुत कुछ बनाता था, बट ये बाद में जब से हम लोग कॉलोनी बन गए थे ना काफी दिनों तक, पहले मुगल लोगों ने, फिर ब्रिटिश लोगों ने, उसके बाद हमारे यहाँ पर ना पूरा सिस्टम झिझोड़ गया सर, उसको फिर से बनाना होगा, ठीक है, फिर से रिबिल्ड करना होगा। बट इंडिया भी आज वर्ल्ड में टॉप साइंटिस्ट में से है सर, नासा का 30% साइंटिस्ट इंडियंस है, तो मतलब इसमें प्राउड फील करने वाले बात है। बस इंडिया भी अपना कुछ बना ले, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर ले, तो इंडिया भी पूरा दुनिया में फिर से टॉप होगा। और आप देखना 2050 पहुंचते पहुंचते इंडिया में ये वाला दिन आएगा। ओके सर, तो
I hope you understand. Theory Y, they are participative, trust subordinates, allow them to participate in decision making. क्लियर है सर? बोलिएगा। आयुष, अरिजीत बोल। क्लियर है। एमसीक्यू अगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई हमेशा याद रहेगा ना। थ्योरी वाई का मतलब, एक्स का मतलब है दबाव डाल के काम कराना, वाई का मतलब है पार्टिसिपेटिव स्टाइल में काम कराना। ओके, तेरी सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। अब लीकर्ट बोल के एक फेमस मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने भी लीडरशिप में 4 पॉइंट बता के रखे। ठीक है, एक पॉइंट में वो बता रहे कि बेनिवोलेंट ऑथोरिटेरियन, दूसरा में बोल रहे एक्सप्लॉइटेटिव, तीसरा में बोल रहे कंसल्टेटिव एंड चौथा में बोल रहे पार्टिसिपेटिव। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर ये बेनिवोलेंट ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या है? ठीक है सर, बेनिवोलेंट में क्या होता है, बेनिवोलेंट में क्या होगा कि यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा मतलब रोक टोक के साथ बेनिवोलेंट ऑथोरिटेरियन। एक्सप्लॉइटेटिव में ये तो बहुत ही खतरनाक है कि अपने बेनिफिट के लिए किसी को भी कुछ भी काम कराओ। ठीक है, एक्सप्लॉइटेटिव। मैं आपको बेनिवोलेंट का एग्जैक्टली मतलब बता देता हूँ। बेनिवोलेंट का मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया। एक्सप्लॉइटेटिव में वो होता है, बेनिवोलेंट में हेल्पफुल है, मतलब किसी को काम करा सकते हो आप, मतलब बड़ा काइंड है, फ्रेंडली है एंड हेल्पफुल टू अदर्स। इस तरह का लीडरशिप होता है बेनिवोलेंट लीडरशिप। इट्स अ वेरी गुड लीडरशिप स्टाइल। एंड एक होता है आपका एक्सप्लॉइटेटिव, ये आपका बहुत ही चिंता का बात है। ये जो एक्सप्लॉइटेटिव है, ये एक्सप्लॉइटेटिव जो ऑथोरिटेटिव सिस्टम है ना, इसमें आपका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये लो कंसर्न फॉर पीपल, मतलब लोगों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। जैसे कि थ्रेट देते हैं, डराते हैं, जैसे चाइना करते हैं ना आजकल, लोगों को डरा के धमका के काम कराना, दैट इज एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिटेटिव। ठीक है, जिसको आप हिटलर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। ये कंसल्टेटिव है, मतलब ये काफी अच्छा है सर कि कंसल्ट करके काम करना, और पार्टिसिपेटिव तो आप इतना देर से देख ही रहे हो। तो अल्टीमेटली हर जगह से आपको कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट मिल ही रहा है, इतना देर से हम लोग जो लीडरशिप स्टाइल देख रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप स्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप स्टाइल क्या है सर? अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप स्टाइल में heavy task orientation combined with a very direct approach to giving instruction to employees, मतलब अपने एम्प्लॉइज को बड़ा ही डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो। हेवी टास्क ओरिएंटेशन, बहुत ज्यादा काम भी करना है, उसके साथ साथ डायरेक्ट अप्रोच होगा, ऐसे नहीं घुमा फिरा के बात नहीं होता है। जो एंटरप्रेन्योर वाला, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर का एक्टिविटी आता है ना सर, वो घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो लीडर होते हैं, वो बिजनेस को डेवलप करने के लिए उनके साथ हर कोई काम करना पसंद करता है। एक कैरेक्टरिस्टिक, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, उनका पर्सनालिटी कैरिस्मेटिक होगा, दैट इंस्पायर अदर्स टू डू बिजनेस विद। A much stronger interest in dealing with customers than employees, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ डील करने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखता है, बल्कि एम्प्लॉइज के साथ नहीं होता। एम्प्लॉय काम करेगा, उनको देख के कर लेगा, लेकिन जो उनका एक्चुअल बिजनेस का एरिया है उसी पे ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं। वो ऐसे नहीं कि पीछे किसी के लगा नहीं रहता है कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, भाई तुम करो ना। अब बात समझ रहे ना, वो खुद काम करना पसंद करता है, ऐसा नहीं किसी के पीछे टक 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 करने से थोड़ी ना होता है। तो ये ऐसा स्टाइल है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, much stronger interest in dealing with customers than employees। समझ में आ रहा है सर एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप स्टाइल? मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने लूंगा जो रिसेंट ट्रेंड में इंडिया में टॉप एंटरप्रेन्योर बना है सर। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, इसके अंदर ना ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम होते हैं, मतलब जो हिटलर वाला सिस्टम होता है ना, ये सिस्टम को ये हमेशा थोड़ा सा मतलब नापसंद ही करते हैं। आप इतना समझ सकते हो, नापसंद ही करते हैं, बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में आप बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप स्टाइल नहीं बना पाओगे। जैसे इंडिया में कुछ बिजनेस बना है, जैसे कि पेटीएम, एटीएम जिन्होंने बनाया, इनका नाम क्या है जानते हैं सर? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा, ये करंट इनका रेवेन्यू भी देख सकते हो आप, 3629 करोड़ का। इसमें काफी ज्यादा 197 कम्युनिकेशंस के नाम से इन्होंने चालू किया था, बट ये इंडिया में रिसेंट ट्रेंड में एक बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर के तौर पे आया है। अगर आप दूसरा भी बहुत सारा है, जैसे फ्लिपकार्ट का अगर मैं बात करूं आपके साथ, फ्लिपकार्ट में सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। ठीक है, सचिन एंड बिनी, यहाँ पर नाम जरूर मिलेगा मुझे, यस, फाउंडर सचिन बंसल, बिनी बंसल।
ये भी दोनों फेमस एंटरप्रेन्योर के तौर पे निकला। ओयो रूम का अगर आप देखो, ये सब फेमस कंपनी है जिसके बारे में आप भी सुने हो, आप भी देख रहे हो चारों तरफ, ठीक है। ये देखो रितेश अग्रवाल, आई थिंक यस, रितेश अग्रवाल, ठीक है। ये आपका ये अनदर एंटरप्रेन्योर है जो रिसेंट ट्रेंड में काफी अच्छा अपने आप को बिल्डअप किया और उनको देख के काफी लोग इंस्पायर्ड भी है। एक है सर वाओ मोमो, वाओ मोमो, ये समथिंग अग्रवाल है, कलकत्ता का एक लड़का है, हाँ हेडक्वार्टर्स कलकत्ता। अच्छा कुछ एक जन नहीं सर, 3-4 जन है, सागर दरियानी, विनोद होमागी, सागर जे दरियानी, ठीक है। करंटली इनका 135 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने बनाया 17-18 में, 13 लोकेशंस में वर्ल्ड वाइड ये अपने आप का बिजनेस को बनाया। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में ये लोग पढ़ाई करते थे, ठीक है। और ये देखो वाओ मोमो इज एन इंडियन चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया, specializing in momos, dumpling popular in Nepal, Tibet and India. It was established in 2008 by Sagar Daryani, Vinod Homage and alumni of St. Xavier's College, Kolkata. Wow. तो ये है कोलकाता का वाओ मोमो कंपनी जो रिसेंट ट्रेंड में, सर नाम तो सुने होंगे वाओ मोमो का, काफी ज्यादा देखे होंगे भी आप लोग, ठीक है। तो ये एक अनदर एग्जांपल्स है एंटरप्रेन्योर का जो रिसेंट ट्रेंड में काफी अच्छा। और एक जन का भी नाम मुझे बोलना चाहिए, एजुकेशनल सेक्टर में टीवी में ऐड भी देखते हो, इंडियन टीम के जर्सी में देखते हो, सर बाइजू। इन्होंने भी कमाल करके दिखाया सर, टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इस तरह का, स्पेशली फ्रॉम KG1 से लेके क्लास 12 तक का एजुकेशन में रिवॉल्यूशंस लाया इन्होंने, ठीक है। रविंद्रम बाइजू, अनदर एग्जांपल, बाइजू रविंद्रन, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं अभी आप लोगों क्लास ले रहा हूँ, ऐसे ही क्लास लेते थे, अभी भी लेते हैं, बट पॉइंट है कि इन्होंने कुछ दिमाग लगाया। आजकल ये व्हाइट हेड जूनियर बोल के कोडिंग कंपनीज भी आया है और एजुकेशनल, वो भी टीवी में ऐड देखते हो आप लोग। तो ये फेमस कुछ एंटरप्रेन्योर है जो रिसेंट ट्रेंड में आप लोग इनके बारे में सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। क्या सही बोला सर मैंने? आप लोग सब कनेक्ट कर पाए कि नहीं पाए? बोलो या बोलिए, है ना सर। रिसेंट फील्ड का फेमस कुछ कंपनीज जो इंडिया में बना है, ऐसे और कुछ वैसे ही हो गया मे बी, बट एटलीस्ट आपको मैं इतना आइडिया कर पाया कि रिसेंट फील्ड में इंडिया में भी कुछ फेमस जीरोधा का ओनर का नाम भी मुझे लेना चाहिए था, इन्होंने तो और मतलब गजब काम करके दिखाया। जीरोधा जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज इनका बिजनेस का एक सबसे बड़ा पॉइंट यही था, नितिन कमात, ठीक है। नितिन कमात एक्चुअली मेरा कुछ काफी सारा स्टूडेंट्स है जो जीरोधा के साथ काम भी करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट पॉइंट है कि ये नितिन कमात निखिल कमात दो भाई है सर, ठीक है। बट इनका बिजनेस का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि जीरोधा इतना बड़ा बिजनेस बनाया, आज इंडिया का लार्जेस्ट सबसे ज्यादा मतलब बहुत ही कम समय में बहुत क्लाइंट इन्होंने बनाया, ठीक है, ब्रोकिंग में। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस बनाने के लिए इन्होंने एक रुपया मार्केट से लोन नहीं लिया सर, मतलब विदाउट टेकिंग लोन। ऐसे कंपनीज को ना सर बूटस्ट्रैप कंपनीज बोलते हैं। बूटस्ट्रैप मतलब जो खुद ही खुद को बना सकते हैं। हम लोग बिजनेस करने से पहले 10 बार सोचते हैं ना कि भाई बिजनेस को कैसे बनाए, पैसा नहीं है, but they build a business. ये देखो, a flat fee of maximum 20 is applied to trade, irrespective of its size, and it offers an array of purpose-built trading application to its retail customers. तो जीरोधा एक ऐसे बिजनेस बनाया और ऐसे बिजनेस को बूटस्ट्रैपिंग कंपनीज बोला जाता है, ठीक है। द ट्रू बीकॉन एंड म्यूचुअल फंड एएमसी, तो काफी कुछ रिसेंट ट्रेंड में उन्होंने डेवलप किया, और ये भी एक काफी अच्छा एग्जांपल्स है, मतलब जो आप एंटरप्रेन्योर फील्ड में समझ सकते हो। तो ये कुछ बिजनेस का आइडिया था जो आप लोग भी धीरे धीरे इनसे इंस्पायर हो सकते हो। इंस्पायर होने के लिए बहुत कुछ है सर दुनिया में, मतलब रिसेंटली इंडिया भी बहुत चीजों में आगे बढ़ रहा है, और ये इसका मेन रीजन नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट हमें ज्यादा रोक-टोक नहीं कर रहा है। अच्छा, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में अगला जो 4 थ्योरीज आ रहे हैं सर, ट्रेड थ्योरी, लीडर बिहेवियर थ्योरी, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी। तो चलो सर फटाफट एक थ्योरी देख लेते हैं कि लीडरशिप में क्या-क्या थ्योरी। ट्रेड थ्योरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड थ्योरी जो है ना सर, वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस है ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स, मतलब जो सक्सेसफुल होते हैं उनका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही ये चीज डिपेंड होते हैं। ये लीडर जो होते हैं ना सर, लीडर पॉजेसेस सेट ऑफ ट्रेट्स, मतलब ये कुछ अपना रूल बनाते हैं which make them distinct from followers। जैसे कि राल्फ स्टॉकडिल बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स फॉर अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है सर कोई भी काम को पूरा करने का ताकत, स्ट्रॉन्ग डिजायर। ऐसा नहीं
कि स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं बट बहुत कम लोग खत्म कर पाते हैं। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, जैसे आप लोग भी अपने अपने फील्ड में एक लीडर के तौर पे आ रहे हो सर, अपने फैमिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप लोग कॉमर्स में प्रोफेशनल्स बन रहे हो, चार्टर्ड बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, हाँ बीकॉम करोगे, साथ में पढ़ाई करके आगे बढ़ोगे। बट पॉइंट एक ही सर, स्टार्ट बहुत लोग करते हैं। आज के डेट में बीकॉम तो एक बेसिक डिग्री कोई भी किसी को भी मिल जाते हैं, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपको कुछ और अच्छा करना है कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड में, देन यू कैन, जो जैसे कि कोई है आप लोग में से जो करते हो, जैसे कि चार्टर्ड करते हो, सीएमए करते हो, सीएस करते हो, स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनलिज्म ले रहे हो, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार्ट करके ही रह जाओगे, यू हैव टू कंप्लीट दैट थिंग्स। आपको कंप्लीट भी करना है। तो ये ट्रेड थ्योरी मतलब बंदा अपने आप में ही कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं और उस पे अपने आप को बना लेता है, और बाकी दुनिया के लोग जो भी है ना उनके साथ या फिर उनके आस पड़ोस में, वो थोड़ा अलग हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब कैरेक्टर बिल्ड हो गया। ट्रेड थ्योरी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अकॉम्प्लिशमेंट, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस बहुत होना चाहिए। मतलब जो बंदा होगा उसके अंदर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस भी होना जरूरी है, इनिशिएटिव लेना जानता है, ऐसा नहीं कि बस करना है, बोलचाल नहीं मारता सर, बोलचाल समझते हो ना, बस बतोकड़ा है, बोलते रहते हैं, इनिशिएटिव लेने में डरता है, ऐसा नहीं होगा। एंड हाई टॉलरेंस, सहने की ताकत बहुत होता है। सहने का ताकत समझते हो, दुनिया कुछ भी बोले कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, बट इनसे होता है, इसके अंदर ना अंदर वाला ताकत होता है। दुनिया हंसता है इनके काम पे, मतलब जो ट्रेड थ्योरी फॉलो करते हैं ये हाई टॉलरेंस वाले बंदे होते हैं, ठीक है। दुनिया इन पे हंसेगा, इनके काम पे हंसेगा, ठीक है। सपोज मान लो कि कोई बंदा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कभी भी पढ़ता उतना अच्छा नहीं है, और अचानक से अगर वो फैमिली फ्रेंड्स के बीच में बोलते हैं ना, आई वांट टू बी अ सीए, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो अगर बगल वाला बंदा लोग हंस देते हैं, बिकॉज चार्टर्ड बनने में काफी पेशेंस चाहिए, टॉलरेंस बहुत जोर का चाहिए, बिकॉज ये कॉमर्स का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है इंडिया एंड एज वेल एज इन दी वर्ल्ड, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है और बहुत पावर है उनके पास, ठीक है। अब नाउ पॉइंट क्या है कि अगर कोई बंदा जो इतना दिन में कभी पढ़ने वाला चिंता नहीं रखता था, लेकिन आजकल ना उसके मन में पढ़ने का बड़ा भूख आ रहा है, और वो फैमिली फ्रेंड्स के बीच में बोल दिया, भाई दोस्तों के बीच में, भाई पता है ना मुझे ना सीए करना है, अब दोस्त लोग हंस देता है कि नहीं देता? आप लोग मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं पा रहे सर? मतलब सीए इज नॉट द मेन थिंग, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो थोड़ा जरूरत से टफ लगे। हेलो, यस सर। अरे सब बात में क्या ये सर, कभी तो नो सर बोला कर। ओके, मजाक कर रहे हैं सर। सर आप लोग मुझे बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साहिल, आयुष, बोल। यस आ रहा है। क्लियर आ रहा है सर, क्लियर है। मतलब टॉलरेंस का मतलब क्या है कि आपको कोई कुछ भी बोले, आप अपने ड्रीम से नहीं हटते हो, आप अपने लक्ष्य से नहीं हटते हो, आपका ड्रीम, आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा आपके साथ रहेगा और उस पे आप काम करोगे। दैट इज द ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टर, कुछ सेट ऑफ रूल्स जो वो बनाते हैं और उसी फील्ड में चलते हैं, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, दुनिया, मतलब उस टाइम पे कांग्रेस का राज था, सुभाष बोस का बात फिर से इसीलिए आ रहा है सर, उन्होंने जो करके दिखाया ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अगेंस्ट में चला गया था, ब्रिटिश के अगेंस्ट में चला गया था। कांग्रेस जो इंडिया का सोल पार्टी था और ब्रिटिश जो इंडिया में राज कर रहा था, सबके अगेंस्ट में जाके एक अकेला बंदा पूरा दुनिया को अलग लेवल पे सोच रहा था कि भाई मेरा अपना सेट ऑफ रूल्स है और मैं इंडिया को आजाद करूंगा, और वो करके भी दिखाया था। और ब्रिटिश को अगर कोई डराया था तो वो सुभाष बोस ही था। तो दैट इज द थिंग, गांधी जी ने ब्रिटिश को कोई नहीं डराया था, वो तो समझौता करते थे। नेहरू ने भी वो नेहरू तो ब्रिटिश ही थे, वो तो बस भारतीय चमड़े का ब्रिटिश थे। बट अगर किसी ने ब्रिटिश को डराया, धमकाया, मारा, पीटा, जो किया, क्योंकि उन्होंने 200 साल हमारे ऊपर जो किया उसका बदला अगर किसी ने भी लिया है, सुभाष बोस की लीडरशिप में आईएनए ने लिया। और ऑब्वियसली बस इसके और भी कुछ लीडर का नाम जरूर लेना चाहिए, जैसे कि मतलब जिनका नाम बिना भारत का आजादी कभी नहीं होता। लाहौर से कंट्रोल करता था भगत सिंह, नाम तो जरूर सुने होंगे सर आप लोग। वो लाहौर से कंट्रोल करता था, जो आज के डेट में पाकिस्तान में दिखता होगा आपको, ठीक है। लाहौर से कंट्रोल करता था भगत सिंह। फिर आपका चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इस तरह के जो लीडर थे इन्होंने भी कमाल किया था। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। मतलब दे आर दी, इवन और एक नाम भी लेना चाहिए जो गांधी जी के इसमें मतलब कांग्रेस के लीडर में से सबसे बेस्ट अगर कोई थे और वन ऑफ द बेस्ट, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ऐसे लोग, ठीक है। सरदार पटेल का स्टैचू देखे हो सर जो गुजरात में बना है? अभी इंडिया का सबसे बड़ा
सरदार सरोवर डैम के पास ही बना है, मुझे इतना जानता हूँ। पता नहीं यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बहुत बड़ा वो अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना है। जानते हो सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बना है सर, हाँ सर। स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया यस ना, सर। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये दिख रहा, स्टैचू ऑफ यूनिटी दिस इज, चलो पहुंच गए। ये आपका नर्मदा रिवर के बगल में बना है, इतना बड़ा है, अभी दुनिया का सबसे ऊंचा एक है, ठीक है। जो क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों सरदार पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब क्यों उनको आयरन मैन कहा जाता था, कि पूरा भारत बिखर रहा था, टूट रहा था अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने जोड़ा था, इन्होंने भी अपना काम क्या गजब लेवल में किया। सिर्फ सुभाष बोस का नाम इसलिए ज्यादा ले लेते हैं आजकल क्योंकि उनको सम्मान नहीं मिला, बट हाँ पटेल को सम्मान मिला है, बट पटेल ने अपना काम भी गजब लेवल में करके दिखाया था। सरदार पटेल कभी अगर जाओ इनका लाइफ कभी पढ़ो, आपको सच में मतलब कैसे लीडर होना चाहिए ना। हैदराबाद में निजाम को नाम सुने हो सर, निजाम का, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। निजाम का रूल चलता था हैदराबाद में, निजाम बोल रहा था कि वो लोग कैसे भी करके मतलब इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। पटेल ने ऐसा धमकाया निजाम को, इतना पावरफुल था निजाम, उन्हें भी नहीं छोड़ा, और बोला कि अगर भारत में नहीं रहोगे तो पब्लिक के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे। और आप लोग जानते हो कि हैदराबाद में निजाम में क्या चलता रहता है, तो अभी तो वो वाला बात नहीं है, उसका मेन रीजन तो यही है। आज अगर जूनागढ़ एक अलग ही ये हुआ करता था, मतलब प्रिंसली स्टेट, उसको भी इसके अंदर लाया। ऐसे इंडिया के अंदर करीब 300 350 राजाओं का जगह था, जिसको भारत के अंदर लाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। कश्मीर भी ला लेता सर, लेकिन कश्मीर में प्रॉब्लम क्या हुआ, कश्मीर में जो प्रॉब्लम रह गया, ये नेहरू जी ने बोला कि ये मेरा स्टेट है, नेहरू जी कश्मीर से थे सर, ये मेरा स्टेट है, आप छोड़ दो सरदार इसको, इसको मैं देख लेता हूँ। आप समझ रहे हो ना, जम्मू कश्मीर नेहरू जी का था, नेहरू जी ने बोला आप इसको छोड़ दो, इसको मैं देख लूंगा। तो नेहरू जी, पटेल ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे तो सुनना पड़ेगा, वो लोग दोस्त थे। बट प्रॉब्लम यही हुआ कि देखो पटेल ने दिमाग नहीं लगाया, तो फिर आज कश्मीर का क्या प्रॉब्लम बढ़ा के रख दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप का, मैं ऑब्वियसली मैं नेहरू जी का क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, करने लायक ही है सर, नहीं तो आज इंडिया कुछ और लेवल में होता। ओके, तो ये था ट्रेड थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी पे अगर मैं बात करूं, मेन फोकस इज द बिहेवियर्स ऑफ एक्चुअल लीडर्स, determines how various kinds of specific leaders behavior affect the performance and satisfaction of followers, that is the behavior। मतलब वो एक चीज बोलते हैं सर, बंगाली में हम लोग बोलते हैं कि अपना चरित्रই আপনার পরিচয়, আপনার ব্যবহারই আপনার পরিচয়। শুনেছিস কখনো এই কথাটা? जो लोग बंगाली में सुनते हो, अरिजीत, আপনার ব্যবহারই আপনার পরিচয়, मतलब आपका बिहेवियर ही आपका परिचय होता है। कभी ये वर्ड सुना है अरिजीत? बोल। यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है? तो बिहेवियरल थ्योरी, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते थे विश्वजीत? बंगाली में हम लोग बोलते हैं अपना व्यवहार ही अपना परिचय, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आपका व्यवहार ही आपका परिचय बोलते हैं सर, ये वाला हिंदी में भी चलता है ये वाला? यस सर। आपका व्यवहार ही आपका, हाँ बोलो सर आचरण बोला था, आचरण। हाँ हाँ बोल, कुछ बोल रहा है आयुष? सर बिहेवियर का तो आचरण बोला ना। हाँ, बिहेवियर को आचरण भी बोल सकते हैं, व्यवहार भी बोल सकते हैं, व्यवहार आचरण सेम थिंग। बिहेवियर तो इसको देखना, बिहेवियर व्यवहार कभी मैच कर रहे हैं ना, आचरण सेम थिंग। तो योर बिहेवियर इज योर मतलब everything, main focus is behaviors of actual leaders, determines how various kinds of specific leaders behavior affect the performance and satisfaction of followers। मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे इसमें गांधी जी का नाम लेना चाहिए। गांधी जी का जो अहिंसा था, इसको काफी लोग पसंद करता था, और गांधी जी बहुत बड़ा फॉलोअर्स भी बना सकता था, और बनाया भी था। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे थे जो इतना फॉलोअर बना पाए थे, ठीक है, इसलिए गांधी को पूरा दुनिया मानते हैं, ठीक है, ठीक है। गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, बहुत बड़ा एक, मतलब गांधी जी का ये बहुत बड़ा लीडरशिप में, गांधी जी सीरियसली मतलब बहुत बड़ा कुछ बात था गांधी जी के अंदर, कि वो पूरा मतलब बहुत सारे लोगों को एकजुट करने का ताकत गांधी जी में था, और पूरा का पूरा पीसफुल एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये देखो सर, गांधी जी का मतलब ताकत क्या था,
गांधीज फ्यूनरल वाज मार्क्ड बाय मिलियंस ऑफ इंडियंस। ऐसे बहुत कम लोगों का आप देखोगे, ठीक है। तो ये था गांधी जी, ठीक है। इनके मतलब ये रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ गांधी जी, ठीक है। मतलब इनका ताकत कुछ और ही थे। क्या बोलते हैं सर, देखो, अफवाह सुनना नहीं, सुनना तो मानना नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये है गांधी जी, ठीक है, यंग इंडिया। तो गांधी जी के बारे में कुछ चीज जरूर हमें समझना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली वो सुभाष बोस के साथ जो प्रॉब्लम है और ब्रिटिश को जिस तरह से भगाना चाहिए था, और सबसे बड़ा चीज इनका नेहरू के प्रति प्रेम जो था, ये बहुत खराब था, ये जरूरी, ये बहुत खराब बात था। इसलिए आज इंडिया पाकिस्तान टूट गया, आज ये पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, ये जस्ट बिकॉज नेहरू लीडर में आ गए थे। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के टाइम पे नहीं था सर इंडिया का, आपको बता दो, वो अनशन में था, क्योंकि गांधी को ये इंडिया पसंद नहीं था। मैनेजरियल ग्रिड, ब्लेक एंड मॉर्टन का एक बहुत बड़ा थ्योरी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ टू डायमेंशनल व्यू ऑफ लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है, जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें ये ब्लेक मॉर्टन का सिस्टम बहुत चलता है। ग्रिड आइडेंटिफाइज 5 बेसिक स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, 5 बेसिक टाइप ऑफ लीडरशिप इसमें बताते हैं। उसमें एक होता है सर कंसर्न फॉर पीपल, एक होता है प्रोडक्शन लेवल, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, एक कंसर्न फॉर पीपल और दूसरा प्रोडक्शन लेवल। अब बिजनेस में प्रोडक्शन लेवल को भी डेवलप करना है और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखभाल करना है। अब इसमें 5 बेसिक स्टाइल जो बनाया गया है, उसमें मेनली पॉइंट है 1 2 3 4 5। मतलब जैसे कि अगर आप लोअर साइड थोड़ा ध्यान से देखना सर, तब समझ में आएगा। दिस इज द हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड 1 इज लो कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। ये 1 जो सिचुएशन है, दिस इज लो कंसर्न फॉर पीपल, एंड 1 सिचुएशन इज हाई कंसर्न फॉर पीपल। 9 इज आल्सो हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड 9 इज आल्सो हाई कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि अगर आपका कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर पीपल लो भी हो सकता है, कंसर्न फॉर पीपल हाई भी हो सकता है, लेकिन आपको ना एक 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 एवरेज मेंटेन करना चाहिए। दैट इज व्हाई 5-5 सिस्टम, मतलब जिसमें आप प्रोडक्शंस को भी 50% नजर रखो और लोगों की तरफ भी ध्यान रखो। तो ये होता है मैनेजरियल ग्रिड, जो एक बैलेंस बना के रहेगा। और इसीलिए देखो ना, 1 2 3 4 5, इधर से भी देखो तो 1 2 3 4 5, इधर से भी देखो तो 1 2 3 4 5, इधर से भी देखो तो 1 2 3 4 5। कुछ समझ में आया सर? हर जगह से 5 में आ रहे हो, ये एक तरह का सुडोकू है, ठीक है। हर जगह से अगर आप 5-5 पॉइंट में आते हो, ये ग्रिड आपको ये बताते हैं कि आपका नजर हर एंगल से इक्वल रहे, कंसर्न फॉर पीपल भी रहे, प्रोडक्शंस के साथ भी रहे, तो बढ़िया रहेगा। लोएस्ट और हाईएस्ट भी देख सकते हैं, मतलब लोएस्ट कंसर्न, हाईएस्ट कंसर्न, ठीक है। लेकिन अगर आप बीचों बीच वाला लो तो ये सबसे बेहतर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ग्रिड कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा या नहीं? यस सर। आ रहा ना? समन्विता, साहिल, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, कंटिंजेंसी थ्योरी। तो हम लोग ट्रेड थ्योरी देख लिया, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी देख लिए, कंटिंजेंसी थ्योरी एक बार देख लेते हैं। बिहेवियर ऑफ लीडर डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशन लीडर इज, ठीक है। implies under what conditions will employee oriented leadership will be effective and under what types of conditions production oriented leadership be more effective, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे आपका लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉय ओरिएंटेड वाला बात हो, मतलब आप एम्प्लॉय का ख्याल रखो, विल बी इफेक्टिव एंड अंडर व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस प्रोडक्शन ओरिएंटेड, मतलब जब बिजनेस का जरूरत हो तब आप इतना ज्यादा एम्प्लॉय की तरफ ध्यान ना देके आप प्रोडक्शंस पे भी ध्यान दे सकते हो, और जरूरत पड़ने से एक मिक्स्ड अप रख सकते हो, ठीक है। तो कंटिंजेंसी, जरूरत के हिसाब से काम करना, जब जो चीज जरूरत है। ये भी एक थ्योरी बनाया गया है कि बिहेवियर ऑफ लीडर डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशन लीडर इज, जिस तरह का सिचुएशंस में लोग है उस तरह का सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चलो एक बड़ा मजेदार पॉइंट आ गया। सुभाष बोस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सुभाष बोस भारत का एक बहुत ही मतलब पॉपुलर लीडर थे, जो इंडियन फ्रीडम फाइटिंग के लिए बहुत कुछ करते थे। अब मैं जो आपको बोलते हूँ आप ध्यान दीजिएगा। INA, इंडियन नेशनल आर्मी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडियन नेशनल, ध्यान से सुनिएगा सर पॉइंट। ये इंडियन नेशनल आर्मी का
सेना लोग हैं, ठीक है। ये आप देख भी सकते हो, ओरिजिनल फोटो है ये झांसी रानी बोल रहे थे लक्ष्मी सहगल के साथ, ठीक है। लक्ष्मी सहगल ये अभी कुछ ही दिन पहले इनका डेथ हुआ है। झांसी रानी रेजिमेंट बोल के रेजिमेंट था सुभाष बोस के आईएनए में, उनका लीडर थे। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी का जो भी लीडर थे सर, समझ रहे हो आप लोग। सुभाष बोस जब इंडियन आजादी के लिए सबको मोटिवेट कर रहा था, दीज आर द ओरिजिनल फोटोज, आप देख पा रहे हो सर, ये सब ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। तो जब सुभाष चंद्र बोस ये सिंगापुर में, मलेशिया में, म्यांमार में, ये सब यही सब जगह से ये सब बन के इंडिया पे अटैक हो रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो जब ये सबको मोटिवेट कर रहा है लड़ने के लिए, क्योंकि सबको लड़ना है। अब क्या लड़ेगा तो मरेगा ना सर सिपाही, हेलो, सिपाही लड़ेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? प्लीज, यस सर। मरेगा। तो फिर इस टाइम पे अगर वो एम्प्लॉय का शरीर के पीछे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है, उनका केयरिंग ज्यादा करेगा, तो फिर वो देश के लिए लड़ेगा कैसे? तो प्रोडक्शन लेवल को अगर इंडिया का आजादी माना जाए, इफ वी फील दैट कि प्रोडक्शन लेवल इक्वल्स टू आजादी ऑफ इंडिया, जो 44 में उन्होंने करके दिखाया था नागालैंड में एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडिया का झंडा लगा के, तो 2 पॉइंट आ जाता है। एक तो आप एक काम करो, सबको मतलब जब जरूरी है सबको, जैसे कि जब उन्होंने वो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में बोमा गिरने के बाद उन्होंने पूरा टीम को बोला कि अभी थोड़ा सबको ही अंडरग्राउंड हो जाओ, उस टाइम पे वो सबका केयर ले रहा था, उस टाइम पे ज्यादा केयरिंग फॉर एम्प्लॉइज था। बट जब उन्होंने पूरा एकदम नारा लगा के, जय हिंद का नारा लगा के जब इंडियन लैंड में एंट्री लिया था म्यांमार से, अगेंस्ट द कांग्रेस, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस के अगेंस्ट में वो नहीं थे, मतलब वो भारतीय को थोड़ी ना मारे गए, लेकिन कांग्रेस उनको साथ देता तो फिर ब्रिटिश को भगाते और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी न बनता। लेकिन जब जरूरत है तब केयर करो, और जब जरूरत है तब प्रोडक्शंस के लिए, देश की आजादी के लिए लोगों को मोटिवेट करो। तो दिस इज हाउ लीडरशिप स्टाइल, कंटिजेंसी अप्रोच। बात कुछ समझ में आया सर? ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा केयर लेना है, जब जरूरी है तब आपको काम भी करवाना है। हेलो, बोलिएगा सर, कंटिजेंसी थ्योरी क्लियर है कि नहीं है? सुभाष बोस का आईएनए का एग्जांपल याद रखो, आपको याद रह जाएगा। जरूरत पड़ने से एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप भी काम आता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप, जैसे कि इंडियन आजादी जो है वो एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप था, वो भी इफेक्टिव हो सकता है। मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज इसमें है, फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल है, ठीक है। फिडलर्स थ्योरी में बता रहे इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन हिज मोटिवेशनल स्टाइल। जैसे सुभाष बोस जैसे बोलता था ना, इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये डिपेंड करता है कि अगर आप मुझे खून दोगे तो मैं आपको आजादी दूंगा, ठीक है, ब्रिटिश से चमचागिरी से हटाऊंगा। द फेवरेबलनेस ऑफ सिचुएशन डिपेंड करता है, क्या सिचुएशंस है, क्या फेवरेबलनेस है, ऑल डिपेंड। पथ गोल थ्योरी, पथ क्या है आपका, लक्ष्य क्या है आपका? लीडर्स जॉब इज टू यूज स्ट्रक्चर, सपोर्ट, लीडर का काम है, एंड रिवॉर्ड टू क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स एम्प्लॉइज रीच द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, ठीक है। जैसे आईएनए का लिखा ना कि इंडिया को एकदम आजाद करना है विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग विद ब्रिटिश एंड कांग्रेस, और पूरा का पूरा एक वन इंडिया बनेगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान बांग्लादेश मिलके, और कोई धर्म जाति का कोई भी प्रॉब्लम से देश को तोड़ना नहीं था। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, पॉल हर्स्की एंड केनेथ ब्लैंकर्ड, इन्होंने बताया मैच्योरिटी ऑफ फॉलोअर्स एज ए कंटीजेंसी वेरिएबल। सिचुएशनल लीडरशिप रिक्वायर्स लीडर्स एम्फासिस ऑन टास्क बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी ऑफ द फॉलोअर्स। डिपेंड करता है कि कैसे आपका फॉलोअर्स है आपका, इट्स ऑल डिपेंड। तो सर अगर मैंने आपके साथ नोट शेयर किया तो एक बार जरूर नोट को गो थ्रू कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको लीडरशिप के अलग अलग क्वेश्चंस में आपको शेयर करता हूं, तो वो आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको और लीडरशिप में कुछ करना है, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है लीडरशिप स्टाइल, जिसमें आपको क्वेश्चंस करने से आपका जो भी मन में और भी डाउट चलेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके सर, एनी क्वेश्चंस तो कर लो, और नो क्वेश्चंस तो फिर ओके। हेलो बोलो सर, विश्वजीत, समन्विता, अरिजीत, आयुष, साहिल, बोलो। यस सर। कोई क्वेश्चन है? क्लियर सर। ओके ठीक है, क्लियर है तो फिर नोट्स अगर सबके पास है तो ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे एक बार पिन कर दो व्हाट्सएप में, सर नोट्स नहीं है मेरे पे लीडरशिप का, पढ़ लेना, और मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा लीडरशिप का, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यस सर। ओके सर, चलो टाटा फिर, बाय।
बाय बाय सर। बाय।